हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आज हम सब बहुत दिन के बाद आप सबसे मिल रहे हैं। तो आज से आप सबका कंप्यूटर का जो प्रैक्टिस सेट है पुनः जारी रहेगा, ठीक है, जब तक लिए आप सबका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। तो इससे पहले बहुत सारा प्रैक्टिस सेट, लगभग 100 प्रैक्टिस सेट प्लेलिस्ट बनाया गया है। तब आप सब उस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। आप सबका यदि लगा है एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट 3284 या स्टेनो के लिए, और आप सब देख ही रहे हैं लेखपाल में 15 क्वेश्चन कंप्यूटर का तो अनिवार्य हो ही गया है। तो आप सब बेहतरीन यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सेशन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप सबको कई मॉडल का क्वेश्चन करवा चुके, जैसे आप सब में पूछता है मैच वाला पूछता है, ठीक है, और स्टेटमेंट पूछता है, असेसन रीजन पूछता है, तो हर तरीके से करवा चुके हैं, ठीक है। तो चौथा मॉडल है इस टाइप का स्टेटमेंट दे और इस तरह से स्टेटमेंट इसी से करके पूछे, ठीक है। तो ये नया पैटर्न है। यहाँ से आप सबका रिवीजन बहुत ज़बरदस्त होगा और आप सबका सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, स्टेटमेंट दिया है, ये आप सबको पढ़ना है, फिर इस स्टेटमेंट का आंसर देना है, ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। और कंप्यूटर में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, बल्कि वह पहले से दिए गए प्रोग्राम के अनुसार ही डेटा को प्रोसेस करता है। तो इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो स्टेटमेंट दिया है आप सबको 100% सही मानना है, ठीक है, और इसी के बेस पर आप सबको क्या करना है, आंसर देना है। तो इधर देखिए, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कंप्यूटर अपने आप निर्णय लेने में सक्षम होता है, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर अपने आप अभी निर्णय लेने में सक्षम नहीं है और प्रोग्राम के माध्यम से निर्णय लेता है, ठीक है। तो पहला तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि कंप्यूटर का कार्य इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के सिद्धांत पर आधारित होता है। बिल्कुल बात सही है। जिस हिसाब से कंप्यूटर काम करता है, जिसके बेस पर कंप्यूटर कार्य करता है, जैसे इनपुट, जब हम कंप्यूटर को कोई डेटा देते हैं, फिर कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद हमें आउटपुट प्रदान होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का कार्य इसी बेस पर होता है। तो दूसरा आपका स्टेटमेंट बिल्कुल बात सही है। तो आप सब देखिए 5 ऑप्शन है, जिस हिसाब से आयोग आप सबसे पूछता है हम कंटिन्यू उसी के बेस पर आप सबको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर केवल कौन सा होगा, केवल दूसरा होगा, ठीक है, केवल दूसरा आपका सही है। दोस्तों, इसके पीडीएफ के लिए निःशुल्क पीडीएफ है, आप सब टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। लिंक आप सबको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो वहाँ से आप पीडीएफ लेकर के अपना रिवीजन कर लीजिएगा 1-2 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सबका, केवल 2। इसमें देख लेते हैं एक्सप्लेन थोड़ा, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर में स्वयं सोचने या निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है, वह केवल प्रोग्राम किए गए निर्देशों का पालन करता है। कंप्यूटर का मूल सिद्धांत किस पर आधारित होता है, आईपीओ। आईपीओ मतलब इनपुट, पी फॉर प्रोसेस, ओ फॉर आउटपुट। आईपीओ का पूरा नाम याद होना चाहिए, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। पर इसका बेस मतलब इसका सिद्धांत, जो कंप्यूटर का मूल कार्य है, इस सिद्धांत पर आधारित होता है। दूसरा क्वेश्चन हार्डवेयर से लिया गया है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। देखिए, कह रहा कि कंप्यूटर सिस्टम मुख्य रूप से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है। बिल्कुल बात सही है। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है आप सब देखते होंगे, इसमें हार्डवेयर भी होता है और सॉफ्टवेयर भी होता है, ठीक है। हार्डवेयर वे भौतिक भाग होते हैं जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है। बिल्कुल बात सही है। जबकि सॉफ्टवेयर निर्देशों का समूह होता है जो हार्डवेयर को कार्य करने के लिए निर्देश देता है। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इसको आपको 100% सही मानना है। यहाँ से देखिए आप सबका रिवीजन होगा, ये सब जो दिया ना रिवीजन, अगर आप 3284 के एग्जाम 1 फरवरी को जो लगा इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप सबको बहुत फ़ायदा होगा यहाँ से, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि हार्डवेयर को भौतिक रूप से महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल बात सही। हार्डवेयर का मतलब क्या हुआ, जैसे कंप्यूटर का बाहरी भाग, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, सीपीयू हो गया, डिस्प्ले हो गया कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है, ठीक है।
तो ये सब हार्डवेयर होते हैं। स्पीकर हो गया। कह रहा कि सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के स्वतंत्र रूप से काम कर सकता। अब बताइए, अगर हार्डवेयर होगा ही नहीं तो क्या सॉफ्टवेयर काम करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा गलत है, तो आप सबका कौन सा ऑप्शन बनेगा? केवल पहला सही है। ठीक है, देखिए पहला सही था और दूसरा स्टेटमेंट गलत था। देखिए आप सब यहाँ एक्सप्लेन भी दिया गया कि हार्डवेयर जैसे कौन कौन सा होता है, अभी आप सबको बताएं। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब क्या होते हैं? भौतिक भाग होते हैं। स्पीकर हो गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर को चलने के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता होती है, इसलिए सॉफ्टवेयर अकेले कार्य नहीं कर सकता। इसको काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? हार्डवेयर की। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया गया है। देखिए, कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। बिल्कुल बात सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे जो मतलब पूरे कंप्यूटर को चलाता है ना, कंट्रोल करता है, कौन होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही, जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच संपर्क स्थापित करता है। इसके बिना कंप्यूटर का उपयोग संभव नहीं है। बिल्कुल बात सही। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई कंप्यूटर चल भी नहीं सकता। ठीक है, फिर यहाँ क्या है? पहला स्टेटमेंट क्या है? कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करता है। बिल्कुल बात से भी देखिए यहाँ स्टेटमेंट में भी ये मिला था। ठीक है, कह रहा कि विंडोज एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। देखिए सॉफ्टवेयर आपके कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेशल काम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे आपका MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया ना, ये सब क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। जबकि विंडोज एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो दूसरा देखिए, दूसरा आपका गलत है और पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही, करेक्ट हो जाएगा। तो केवल यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? केवल पहला सही है। ठीक है, यहाँ आप सब देख भी सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता के आदेश को मशीन तक पहुँचाता है। विंडोज स्वयं एक क्या चीज़ है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी आप सबको बताए हैं, जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन आउटपुट पर आधारित है। देखिए, कंप्यूटर में डेटा और निर्देश को प्रविष्ट कराने के लिए इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ये उपकरण उपयोगकर्ता से जानकारी लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जो इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक है, माउस हो गया, ये सब कौन से डिवाइस होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। इसके माध्यम से कंप्यूटर डेटा को लेता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आपको आउटपुट देता है। ठीक है, तो कह रहा कि कीबोर्ड एक प्रमुख इनपुट डिवाइस है। बिल्कुल बात सही है। तो कीबोर्ड कैसा डिवाइस होता है? इनपुट डिवाइस होता है। कह रहा कि स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस होता है। देखिए, जो इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है, ये सब इनपुट डिवाइस हो गया। आउटपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? जैसे डिस्प्ले हो गया, जो मॉनिटर होता है ना, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब कौन से डिवाइस होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो स्कैनर भी हमारा कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर भी दूसरा गलत हो गया, जबकि पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आप सब लगाओगे? तो ऑप्शन पहला सही होगा। ठीक है, आप सबका रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे अभी आज से सेशन स्टार्ट है। ठीक है, अब कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सब PDF को लेकर के रिवीजन करते रहिएगा। देखिए, कीबोर्ड से डेटा कंप्यूटर में डाला जाता है। ठीक है, जो कि एक इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। स्कैनर भी कागज़ से जानकारी लेकर कंप्यूटर में डालता है। ठीक है, अब आप सब कोई जैसे कंटेंट होता है, ठीक है, उसका फ़ोटो खींच कर स्कैनर के माध्यम से उसको PDF में पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या करता है? जानकारी लेता है। इसलिए स्कैनर आउटपुट डिवाइस नहीं होता, बल्कि क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। क्वेश्चन नंबर 5 आउटपुट डिवाइस से क्वेश्चन लिया गया है। देखिए, कह रहा है कि कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा को उपयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। आउटपुट दो तरह का होता है। ठीक है, कौन कौन सा आउटपुट है? देखिए,
एक होता है सॉफ्ट कॉपी, एक होता है हार्ड कॉपी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है कि मॉनिटर द्वारा प्राप्त आउटपुट सॉफ्ट कॉपी होता है। क्या बात सही है? बिल्कुल बात सही है। जैसे आप सब ये जो मोबाइल में पढ़ रहे हैं, जो भी डेटा है ना, ऐसे जो मिलता है आप सबको, ये सॉफ्ट कॉपी होता है। ठीक है, तो ये तो बात सही है। कह रहा है कि प्रिंटर द्वारा प्राप्त आउटपुट डेटा हार्ड कॉपी होता है। बिल्कुल बात सही। जब आप सबको चीज प्रिंट करते प्रिंटर, वो कागज में मिलता है, वो उसे बोलते हैं हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट कहा है। तो यहाँ पर आप सब जाएंगे किस ऑप्शन पर? सी ऑप्शन पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर मॉनिटर स्क्रीन पर आउटपुट दिखाता है, जिसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। प्रिंटर कागज पर आउटपुट देता है, जिसे हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 6 मेमोरी से क्वेश्चन लिया गया है। देखिए कह रहा कि कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग डेटा और निर्देश को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मेमोरी मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सा? एक होता है वोलेटाइल मेमोरी और एक होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो कह रहा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए जो कंप्यूटर में मेमोरी होता है ना, डेटा को स्टोर करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, और प्रोसेस करने के लिए भी यूज होता है। तो मेमोरी कितने प्रकार की होती है? दो। आप सब पढ़े होंगे, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। कर कि जो रैम होता है ना, वो वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है, क्या बात सही है? तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सा मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी। बिल्कुल बात सही है। और जो रोम है मतलब रीड ओनली मेमोरी, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। बिल्कुल बात सही है, ये भी बात सही। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक है, तो चलते हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ भी सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है। और वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ये मीनिंग आप सब समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप सब थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो वोलेटाइल मेमोरी है ना और नॉन वोलेटाइल, इसका मतलब है कि जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर चलाते चलाते मान लेते हैं बिजली कट गया। ठीक है, विद्युत कट गया, तो जितने भी डेटा रहेगा ना, सब डेटा मिट जाता है कंप्यूटर से। जब दोबारा ऑन करते हैं तो सब डेटा मिट जाता है। ये सब किस में होता है? रैम में होता है। ठीक है, और मान लेते हैं आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, और विद्युत कट गया, बिजली कट गया, और दोबारा जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो भी आपका डेटा उसमें बना रहता है। एक कौन सा मेमोरी होता है? नॉन वोलेटाइल। एक किस में डेटा तब होता है? रोम में होता है। ठीक है, इसलिए रैम को बोलते हैं अस्थाई मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी। और रोम को क्या बोलते हैं? अस्थाई मेमोरी, मतलब इसमें डेटा नहीं मिटता, परमानेंट मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, देखिए रैम का डेटा बिजली बंद होते ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, और रोम में डेटा अस्थायी रूप से सुरक्षित रहता है। इसलिए रैम क्या होता है? वोलेटाइल, और रोम क्या होता है? नॉन वोलेटाइल। इसे बोलते हैं टेम्परेरी मेमोरी, इसे बोलते हैं परमानेंट मेमोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 सीपीयू से लिया गया है। कह रहा है कि सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जो सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। सीपीयू मुख्य रूप से एएलयू और सीयू से मिलकर बना होता है। तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एएलयू का पूरा नाम कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सीयू को ही देखिए, एएलयू जितने भी गणितीय काम होता है, ठीक है, वो कौन करता है? एएलयू करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और सीयू इसे बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, इसे बोलते हैं कंप्यूटर का जो नर्व होता है ना, वो सीयू को बोलते हैं। ठीक है, कह रहा कि एएलयू गणितीय और तार्किक काम करता है। बिल्कुल बात सही है। ये सब जिम्मेदारी कौन लिया है? एएलयू लिया है। और कह रहा कि सीयू सभी इकाइयों को नियंत्रित करता है। जितने भी मॉनिटरिंग होता है ना, सबको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? सीयू करता है। इसलिए सीयू को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का नर्व बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों देखिए सही है। तो किस ऑप्शन पर आप सब जाएंगे? तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर लिखा है सी ऑप्शन। ठीक है, दोनों बात एकदम सही है। तो आगे क्या है देखिए, कह रहा कि एएलयू गणना और तुलना जैसे कामों को ये करता है, और सीयू क्या करता है? कंट्रोल यूनिट पूरे सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है, और दोनों किसके भाग होते हैं? सीपीयू के।
अगला क्वेश्चन है ईएमएस वर्ड से, कह रहा कि ईएमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक लोकप्रिय सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग टेक्स्ट आधारित दस्तावेज बनाने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ईएमएस वर्ड का यूज किस लिए किया जाता है? टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, ठीक है। और इसको विकसित कौन किया? माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? कह रहा कि ईएमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, बिल्कुल बात है। अभी आप सब अगर स्टेटमेंट ऊपर वाला पढ़ेंगे तो आप सबको मिल गया होगा। ये टेक्स्ट आधारित होता वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। और कौन सा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो किसी एक विशेष काम के लिए बनाया गया है, ठीक है। और ईएमएस वर्ड का उपयोग स्प्रेडशीट बनाने में किया जाता है। देखिए स्प्रेडशीट बनाने में ना ईएमएस एक्सेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग होता है? ईएमएस एक्सेल के माध्यम से स्प्रेडशीट बनता है। ये भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो दूसरा बात तो एकदम गलत है, तो पहला केवल सही है। तो यहाँ पर आप सब कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? करेक्ट ऑप्शन ए, केवल पहला सही है, ठीक है। तो देख भी सकते हैं यहाँ पर ईएमएस वर्ड का उपयोग जैसे पत्र हो गया, पत्र मतलब लेटर, आवेदन पत्र हो गया, रिपोर्ट बनाने में किया जाता है। जबकि स्प्रेडशीट बनाने के लिए ईएमएस एक्सेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, अभी इसमें 25 क्वेश्चन है, ठीक है। और जितने भी एडवांस टॉपिक है जैसे एआई हो गया, हडूप हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट हो गया ना, सब क्वेश्चन कवर है। हर टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। ईमेल हो गया, मतलब कोई आपका टॉपिक नहीं छूटेगा, एकदम सब रिवीजन होता रहेगा। आप सब दोस्तों वीडियो को शेयर आप सब अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें, लाइक और चैनल को आप सब सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? देखिए कह रहा है कि इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क प्रणाली है जो दुनिया भर के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ती है। इसके माध्यम से सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। तो कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। ये सब किसके बारे में बताया गया है? इंटरनेट के बारे में बताया गया है, ठीक है। कह रहा है कि इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है, बिल्कुल बात सही है। तो नेटवर्कों का नेटवर्क कौन है? अपना इंटरनेट है, ठीक है। तो पहला सही है। कह रहा कि इंटरनेट केवल एक देश तक ही सीमित होता नहीं, इंटरनेट पूरे विश्व में फैला है। जैसे इंडिया टू अमेरिका हो गया, है ना, मतलब एक देश से दूसरे देश, नेपाल से इंडिया, इंडिया से नेपाल, है ना। तो इसका जो लिमिट है एक देश से दूसरे देश तक नहीं है, अनलिमिटेड है, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग। तो केवल आपका कौन सा सही होगा? केवल पहला सही होगा। स्टेटमेंट आप सबका एक सही है। तो कौन सा आप सही करेंगे? केवल पहला सही करेंगे, पहला आपका सही है। देखिए इंटरनेट विभिन्न नेटवर्कों को जोड़कर बना होता है, ठीक है, जिसे नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं। ये पूरी दुनिया में फैला होता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखिए कंप्यूटर सिक्योरिटी से है, ठीक है। कह रहा कि आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। मजबूत पासवर्ड और सावधानीपूर्ण व्यवहार से डेटा को सुरक्षित रखा जा सकता है, बिल्कुल बात सही है ना। अगर हम सब अपने सिस्टम को सुरक्षित कैसे करें? तो मजबूत पासवर्ड होना ही चाहिए। कह रहा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि स्ट्रांग पासवर्ड में अक्षर, अंक और विशेष चिन्ह होते हैं, बिल्कुल बात सही। जैसे जो आप सब कोई ईमेल आईडी बनाते हैं, पासवर्ड बनाते हैं ना, केवल ऐसा नहीं लेटर का यूज करके बनाइए, नहीं, लेटर भी हो, नंबर भी हो, और हो सके तो आप सबको इसमें सिंबल भी यूज कर सकते हैं, चिन्ह, विशेष चिन्ह, ठीक है। तो इसके माध्यम से आपका जो पासवर्ड होगा ना और स्ट्रांग हो जाएगा। कह रहा कि पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को साझा करना सुरक्षित होता नहीं, पासवर्ड को गोपनीय रखा जाता है केवल अपने पास ही, ठीक है। इसको आप अगर साझा करेंगे तो ये सुरक्षित नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा गलत है, तो पहला केवल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो केवल कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा गलत है क्योंकि पासवर्ड को शेयर नहीं किया जाता। देखिए स्ट्रांग पासवर्ड सिस्टम की सुरक्षा को बढ़ाता है और पासवर्ड साझा करने से डेटा चोरी होने का खतरा बना रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए एआई से क्वेश्चन है।
कह रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक ही है जिसमें मशीनों को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वे मानव बुद्धि की तरह सोच सकें, सीख सकें और निर्णय ले सकें। ठीक है? एआई का उपयोग आज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य हो गया, बैंकिंग हो गया, शिक्षा हो गया, रोबोटिक्स हो गया में किया जाता है। बहुत सारा क्षेत्र इसका है, गेम हो गया। आजकल आप सब देखते होंगे ना कि चाइना में रोबोट का गेम होता है, कुश्ती होता है, ठीक है, रनिंग होता है, ठीक है। तो आने वाला समय बहुत ज़्यादा ये एआई का यूज होगा। तो कह रहा है कि इस संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए जब जो बीपीओ का एग्ज़ाम था ना, वहाँ पर भी एआई का एप्लीकेशन पूछा गया था, ठीक है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट से आप सबका रिवीजन होगा, ठीक है, और आपकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगा। पहला स्टेटमेंट क्या है? कह रहे कि एआई मशीन को सीखने और निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। एआई का उपयोग केवल रोबोट बनाने तक ही सीमित था। अभी आप ऊपर ही देखते हैं, स्वास्थ्य में, बैंकिंग में, शिक्षा में, गेम में, है ना, बहुत सारे जगह होता है। रोबोटिक्स में केवल यहीं तक सीमित नहीं। एआई की दुनिया बहुत बड़ा है। आजकल आप सब देखते हैं गाड़ियों में भी यूज होने लगा है, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो केवल पहला सही हो जाएगा, ठीक है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। देखिए एआई मशीन को डेटा से सीखने और निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। एआई का उपयोग चैटबॉट हो गया, जैसे आप सब बैंकिंग में जाते हैं ना, ठीक है, अपने आप पे बिना किसी मशीन के माध्यम से आप सब कन्वर्सेशन कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, ठीक है। फेस रिकॉग्निशन में होता है, मेडिकल डायग्नोसिस में होता है, ये सब एआई होता है, बहुत सारे जगह है। इसलिए एआई केवल रोबोट तक ही सीमित नहीं है, जो कि जिसके माध्यम से ऑप्शन नंबर 2 गलत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कर कि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है जिसमें मशीनों को बिना स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए डेटा से सीखने की क्षमता दी जाती है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कर कि मशीन लर्निंग एआई का ही एक भाग है, ठीक है। मशीन लर्निंग किसका एक भाग है? एआई का। बिल्कुल बात सही है। मशीन लर्निंग में हर कार्य के लिए मैनुअल प्रोग्रामिंग आवश्यकता। देखिए हर काम के लिए मैनुअल प्रोग्रामिंग नहीं होता, ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो दूसरा आपका गलत हो गया, जबकि पहला स्टेटमेंट सही हो गया। हम हर कार्य के लिए थोड़ी ना मैनुअल होता है, ठीक है। तो आप सब भी देखते होंगे जब आप बैंकिंग में जाते होंगे पूछताछ करने के लिए, तो एआई अपने आप बता देता है, ठीक है। आगे क्या है देखिए, कह रहा कि मशीन लर्निंग एआई की एक उपशाखा, एक क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है। इसमें मशीन खुद डेटा से पैटर्न सीखती है। किसके माध्यम से सीखती है? खुद डेटा से सीखती है एआई, ठीक है। जैसे आप सब चैट जीपीटी यूज करते होंगे ना, कभी गलत करता होगा, फिर आप कमांड देते हैं, फिर आप सबको करेक्ट करके देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 इंटरनेट प्रोटोकॉल से है। कह रहा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट पर डेटा संचार के लिए एक मूलभूत प्रोटोकॉल है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। और ये डेटा पैकेट को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि आईपी का पूरा नाम क्या? इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा पैकेट को एड्रेस प्रदान करता है। बिल्कुल बात सही है। अच्छा, आईपी एड्रेस दो प्रकार की होती है, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। IPv4 जो होता है ये 32 बिट वाला होता है और IPv6 128 बिट वाला होता है, ठीक है। आप सबको पिछले क्लास में बहुत अच्छे से बहुत बार बताए हैं। कह रहा कि आईपी केवल ईमेल भेजने के लिए उपयोग होता है, नहीं, ईमेल भेजने के लिए ना इंटरनेट पर यूज होता है। तो यहाँ पर भी केवल पहला सही है। वैसे भी जहाँ केवल वाला शब्द आया ना, एक जो केवल ये निगेटिव वर्ड होता है, लगभग 99% केस में गलत ही होता है, ठीक है। देखिए आईपी प्रत्येक डिवाइस के लिए एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे आप सब जो गूगल पर सर्च करते हैं तो आईपी एड्रेस नीचे बना हुआ आता है, ऐसे 4 पार्ट होता है, 1 2 3 4 पार्ट में होता है ना। यह सभी इंटरनेट सेवाओं में उपयोग होता है। आईपी केवल ईमेल तक ही सीमित नहीं होता है।
आईपी एड्रेस में 0 से 255 के बीच संख्याएं होती हैं। ठीक है, आप सब कभी गौर से देखिएगा, मान लेते गूगल पर कोई चीज़ सर्च करें तो एकदम नीचे देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन टीसीपी और आईपी पर आधारित है। टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी तो अभी आप सबको बता ही दिए हैं। इंटरनेट पर डेटा संचार के लिए उपयोग होने वाले प्रोटोकॉल्स का एक समूह है और यह सुनिश्चित करता है कि यह सही डेटा क्रम और बिना त्रुटि के गंतव्य तक पहुँचे। तो इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसे कोई चीज़ आप जब इंटरनेट के माध्यम से डेटा को भेजते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं ना, मान लेते हैं हम इतना डेटा हम भेजें और यहाँ तक, तो ये डेटा जितना है उतने उसी क्रम में, जिस आर्डर में है उसी आर्डर में और सुरक्षित डेटा पहुँचे, ये सब की जिम्मेदारी कौन है? टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की है। ठीक है, तो कह रहा कि इसके संदर्भ में आपको बताना कौन सा सही है, कौन सा क्या है गलत है। कह रहा कि टीसीपी डेटा की विश्वसनीय डिलीवरी सुनिश्चित करता है, बिल्कुल बात सही। एक होता है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये भी भेजता है डेटा को, लेकिन ये मतलब विश्वसनीय नहीं होता है। हाँ, ठीक है, और टीसीपी क्या करता है? विश्वसनीय होता है। आईपी डेटा को पैकेट में विभाजित करता है, बिल्कुल बात सही है। ये पैकेट में ये विभाजित करता है और ये मतलब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ क्या करता है? भेजता है, जिस ऑर्डर में रहेगा उसी ऑर्डर में भेजेगा। तो यहाँ पर भी दोनों बात सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, देखिए टीसीपी जो है डेटा को क्रमबद्ध और त्रुटि रहित पहुंचाता है, जबकि आईपी डेटा को पैकेट में बदलकर एड्रेसिंग करता है। ठीक है, और दोनों मिलकर इंटरनेट संचार को संभव बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है ईमेल से है। ठीक है, कह रहा कि ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली है जिसके माध्यम से इंटरनेट का उपयोग कर संदेश हो गया, है ना, कोई मैसेज हो गया, फाइल हो गया, दस्तावेज हो गया, ये सब भेजे जा सकते हैं। तो कह रहा कि इन संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए एआई क्या है? एआई का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक्स मेल होता है। इसके माध्यम से आप ऑडियो, वीडियो, फाइल, है ना, फोटो, ये सब आप सब क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। कह रहा कि ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल है, बिल्कुल बात सही है। ईमेल भेजने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है, क्या बात सही है? देखिए ईमेल को भेजने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, बिना इंटरनेट के कैसे आप भेजेंगे? ठीक है, तो केवल पहला सही होगा, जबकि दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ठीक है, अभी आप सबको बताए हैं ऊपर ही। अगला क्वेश्चन क्या है? ईमेल प्रोटोकॉल से है, इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, बिल्कुल बात सही। जैसे आप सब जब ईमेल को भेजते हैं तो उसके लिए कुछ और प्रोटोकॉल होता है, जिसके पास आप भेजते हैं वो रिसीव करता है, तो रिसीव करने वाला प्रोटोकॉल और कोई होता है। ठीक है, जैसे एसएमटीपी, पॉप3, आईएमएपी, इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये जो प्रोटोकॉल होता है ना, ईमेल को भेजने वाला प्रोटोकॉल है, जबकि ये दोनों जो प्रोटोकॉल है ईमेल को रिसीव करने वाला प्रोटोकॉल है। पॉप3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, 3 मतलब वर्जन 3। आईएमएपी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये भी क्या करता है? रिसीव करता है। अच्छा, दोनों रिसीव करता है तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? ठीक है, आप सबको जो 100 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट है ना, उसे आप सब जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत फ़ायदा होगा, बहुत। देखिए जो पॉप3 है ना, ये इंटरनेट से डेटा को क्या कर लेता है? डाउनलोड करके फिर इंटरनेट से डिलीट कर देता है। ठीक है, और ये क्या करता है? इंटरनेट पर डेटा बना रहता है, इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये दोनों में अंतर है। ठीक है, तो कह रहा कि एसएमटीपी का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, बिल्कुल बात सही है, अभी आप सबको ऊपर ही समझाए हैं। और पॉप3 का प्रयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता नहीं, इसका प्रयोग ईमेल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। बताया ना, पॉप3 और आईएमएपी ये दोनों रिसीव करता है, तो दूसरा गलत है, जबकि पहला आपका स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? सही बन जाएगा, केवल पहला सही है। आगे क्या है देखिए, यहाँ पर लिखा भी गया है कि एसएमटीपी क्या है? इसका पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये ईमेल को भेजने वाला प्रोटोकॉल है, जबकि पॉप3, आईएमएपी ये दोनों ईमेल को रिसीव करते हैं, और दोनों में अंतर बताए हैं। ये डेटा को इंटरनेट पे बनाए रखता है और इसको कहीं से भी एक्सेस कर लेता है, ये डाउनलोड करके डिलीट कर देता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 17 एमएस पावर पॉइंट से है, ठीक है। कह रहा है कि एमएस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग स्लाइड्स के माध्यम से जानकारी प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये दोनों आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। एमएस पावर पॉइंट से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने में होता है, बिल्कुल बात सही है। और एमएस पावर पॉइंट का प्रयोग डेटाबेस बनाने में, देखिए डीबीएमएस में इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो केवल पहला सही होगा केवल आपका पहला यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और लेकिन एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कह रहा कि एमएस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो डीबीएमएस का पूरा नाम याद होना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित रूप से संग्रहित मतलब स्टोरेज और प्रबंधित करने के लिए किया जाता है। कह रहा तो इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एमएस एक्सेस एक डीबीएमएस है, बिल्कुल बात सही है। ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का एक डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। एमएस एक्सेस का उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने में किया जाता नहीं, इसके लिए एमएस वर्ड होता है, ठीक है। तो एमएस एक्सेस डेटाबेस के लिए होता है। तो दूसरा गलत है और पहला आपका क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है। देखिए एमएस एक्सेस डेटाबेस बनाने और प्रबंधित करने के लिए होता है। डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एमएस वर्ड का। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हडूप से लिया गया है। देखिए कह रहे कि हडूप एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, ये आप सब याद कर लीजिए, जिसका उपयोग बड़े डेटाबेस मतलब इसका प्रयोग कहाँ होता है, बिग डेटा में होता है, को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। ये कई कंप्यूटरों पर एक साथ कार्य करता है। तो इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहे कि हडूप बड़े डेटाबेस को प्रोसेस करने में सहायक है, बिल्कुल बात सही है ना। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया ना। और हडूप केवल एक सिंगल कंप्यूटर पर काम नहीं, गलत है, ठीक है। तो केवल यहाँ पर भी पहला सही होगा, जबकि दूसरा आपका स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हडूप से क्वेश्चन आया है, ठीक है, 2025 में क्वेश्चन कई बार पूछा है। हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पर काम करता है, ये बड़े डेटा को कई मशीनों पर प्रोसेस करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा कि HDFS इसका पूरा नाम सबको याद होना चाहिए, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। हडूप का एक मुख्य स्टोरेज सिस्टम है जो डेटा को कई नोड्स पर सुरक्षित रूप से स्टोर करता है। तो इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। HDFS मतलब हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, डेटा को कई मशीनों पर स्टोर करता है, बिल्कुल बात सही है। और HDFS केवल छोटे डेटा नहीं, ये सब छोटे डेटा में नहीं यूज होता, बड़े बड़े डेटा में यूज होता है। यहाँ भी दूसरा गलत है और पहला केवल क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा, ठीक है। देखिए HDFS बड़े डेटा को कई ब्लॉक्स में विभाजित करता है, इम्पोर्टेंट है। HDFS का काम करता है जो बड़े बड़े डेटा होते हैं ना, इसको छोटे छोटे डेटा ब्लॉक्स में विभाजित कर देता है। यह फॉल्ट टॉलरेंस सिस्टम है, छोटे डेटा नहीं बल्कि इसका प्रयोग बड़े डेटा में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कह रहा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर को निर्देश देने का एक माध्यम होता है, ठीक है, जिससे कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है, ठीक है। तो इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि सी और जावा उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, भाषा मतलब लैंग्वेज है, बिल्कुल बात सही। आप सब नाम भी सुनेंगे, जावा लैंग्वेज, C++ है ना, ये सब उच्च हाई लेवल लैंग्वेज है। कह रहा कि मशीन लर्निंग मानव द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। बहुत लोग इसको सही कर देंगे कि हाँ हम सब तो कंप्यूटर की भाषा समझ सकते हैं, नहीं, ये बहुत हार्ड होता है। मशीन लर्निंग मतलब जैसे 0-1 हो गया, ठीक है। तो ये भाषाएं 0-1 वाली भाषाएं हम सब या मानव के द्वारा समझना इतना आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है।
तो दूसरा गलत है और जबकि पहला सही है। जैसे हम लिख दें 011 एक कौन सा अक्षर लिखा है, कौन सा शब्द लिखा है, नहीं बता पाएंगे, है ना, कंप्यूटर समझ जाता है। देखिए कह रहे कि सी और जावा हाई लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज में कौन कौन सा अंक होता है, 0 होता है और 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों प्रोग्रामिंग भाषाओं को मशीन भाषा में बदलने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल बात सही है। देखिए कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवाद करता है। नाम ही देखिए कंपाइलर, कंप्लीट से नाम थोड़ा आप सब मैच कीजिए। ठीक है, एक क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में चेंज कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, लाइन बाय लाइन चेंज करना। दोनों बात सही है। तो भाषा को जो बदलने वाला है ना, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है। आगे क्या है देखिए, कंपाइलर एक बार में पूरा प्रोग्राम अनुवाद करता है, जबकि इंटरप्रेटर का काम क्या करता है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, अब देखिए जो 23 कुछ क्वेश्चन है और इसके बाद 25 से क्वेश्चन इसमें लिया गया है, तो जनरेशन से भी क्वेश्चन इसमें। ठीक है, कंप्यूटर के विकास को विभिन्न पीढ़ियों में विभाजित किया गया। बिल्कुल बात सही, आप सब जानते हो 5 जनरेशन बनाया गया है। ठीक है, जो उपयोग की गई तकनीकी पर आधारित है। तो इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि पहली पीढ़ी या प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। बिल्कुल बात सही है। और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर एक एक रूम के कितने बड़े होते थे, ठीक है, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब होता था उसमें। और कह रहा कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। तो दूसरे पीढ़ी में आया था ट्रांजिस्टर। बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर देखिए दोनों स्टेटमेंट एकदम सही कहा है। ठीक है, तो आप सबका आंसर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, पहली पीढ़ी में कौन सा डिवाइस यूज हुआ था, वैक्यूम। दूसरी पीढ़ी में कौन सा डिवाइस आया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। ठीक है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर का आकार थोड़ा कम हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी का उपयोग किया गया था। बिल्कुल बात सही है, जिससे कंप्यूटर आकार में छोटा हो गया और तेज हो गया। तो कह रहा कि इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग हुआ था। बिल्कुल बात सही है, अब रिलेट भी कर सकते हैं। थर्ड जनरेशन में केवल वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग नहीं, वैक्यूम ट्यूब तो पहले जनरेशन में हुआ था और धीरे धीरे ये रिमूव हो गया था। ठीक है, तो केवल पहला सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। देखिए आईसी का प्रयोग तीसरी जनरेशन में किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका पूरा नाम याद कर लीजिए। और वैक्यूम ट्यूब पहली पीढ़ी में किया गया था। आगे क्या, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा कि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, जिससे पर्सनल कंप्यूटर का विकास संभव हुआ। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। ठीक है, एकदम स्टेटमेंट में कहा गया, सही है। और फोर्थ जनरेशन में आईसी का प्रयोग नहीं हुआ। क्या बात सही है? देखिए आईसी का प्रयोग तो तीसरे जनरेशन में आया, तीसरी जनरेशन में आया तो चौथी जनरेशन में उपयोग होगा ही, पांचवी जनरेशन में भी वो उपयोग होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं इसको रिमूव कर दिया गया, ये आवश्यक पार्ट है, इसको रिमूव नहीं किया गया। ठीक है, उसी में आप सब नए नए आविष्कार होते गए, उसी में जोड़ते चलेंगे। जो तीसरी में हो गया वो चौथी में होगा ही, पाँचवीं में होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए दोनों बात सही है, 100% सही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं दोस्तों, आज हम सब देखें 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सब वीडियो में देख सकते हैं कितने कंटेंट है, कैसे कंटेंट है। ठीक है, तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके पीडीएफ के लिए हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आप वहाँ पर जाके इसको पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब रोज़ आप सबको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, यूपी जीके का भी और कंप्यूटर का भी। ठीक है, तो लेखपाल वाले स्टूडेंट और जो जूनियर असिस्टेंट 3284 के लिए हैं। ठीक है, आप सब बने रहें, आप सबके लिए बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।